दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एक मंगलम पाठ, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम। अब तीसरा चैप्टर है, बातचीत नहीं, अब तीसरा चैप्टर की ओर हम लोग रुक करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ज्ञान से भरा चैप्टर है ना। आपके चहेते जो कवि है, महाकवि है विद्यापति जी, मैथिली भाषा के बड़े प्रसिद्ध कवि, उसके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। ये अलस कथा है। देखिए, उन्होंने बातचीत जो भी करेगा बच्चा पिट जाएगा, इसलिए बेहतर है जिसको बातचीत करना है बाहर चले जाओ, जिसको पढ़ना है वहां वो यहां पर बैठेंगे, समझ में आ रहा ना, वरना पीटना शुरू कर देंगे एकदम। देखिए, ये जो अलस कथा है वो विद्यापति जी ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा था। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा था। उसी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ही उठाया गया ये आपका कथा। कौन सा? अलस कथा। समझ में आ रहा है ना। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में और भी कई सारी कथाएं हैं, है ना। पशु पक्षियों से रिलेटेड भी कहानियां हैं उसमें, तमाम तरह की और भी चीजें हैं। मुख्य रूप से विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि कहे जाते हैं। किस भाषा के? मैथिली भाषा के भाई साहब। लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा में भी रचनाएं लिखा है, संस्कृत भाषा में भी रचनाएं लिखा है। उनमें पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, ठीक है। उसी से ये चैप्टर उठाया गया। और यकीन मानिए, ये जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं अलस कथा, अलस कथा, ये आपको पता है कि ये थर्ड चैप्टर है आपका, है ना। तृतीय पाठ आपका लीजिए, अलस कथा। ये अलस कथा जो चैप्टर है, ये पहली बात जो एग्जाम में आता है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से उठाया गया है, ठीक है। विद्यापति जी इसके लेखक हैं। अब प्रश्न उठता है, सर इसमें पढ़ेंगे क्या? तो इस अलस कथा पाठ में आप ये जानिएगा कि आलस जो होता है ना, मनुष्य का कितना बड़ा शत्रु होता है। सबसे बड़ा दुश्मन अपन लोगों का ना सर, आलस ही है। समझ में आ रहा है ना। अगर आलस को त्याग दिया ना, दुनिया आपकी मुट्ठी में, दुनिया आपकी मुट्ठी में। यानी कि आलस ही है आपका इस दुनिया का सबसे बड़ा क्या? शत्रु। आलस किस हद तक इंसान को कमजोर बना देता है, आप इस पाठ में उसको सुनने वाले हैं। इसमें आपको 4 आलसी होंगे जिसकी कथा है इसमें, और आपको हंसी भी बहुत आएगी चारों आलसियों की एकदम ड्रामाबाजी को देखकर। समझ में रहना। और अंत तक पढ़ेंगे उन चारों आलसियों का क्या हुआ। अगर वो आलसी थे तो पहला प्रश्न ये कि सर आलसी बोलते किसको हैं? देखिए एक बात, आलस से अलग वर्ड है, आलसी अलग वर्ड है। आलस अलग चीजें हैं, आलसी अलग चीजें। मैंने क्या बोला? आलस अलग चीज है और आलसी अलग चीज है। समझ में ना। आलस किसी भी काम को करने का अगर मन नहीं करता, एकदम दिन काटने का केवल मन करता है, उसको आलस बोलते हैं। लेकिन आलस अलग है साहब। जिसको आलस आता है वो आलसी नहीं कहलाता है। जिसको पूरी तरह से कह लीजिए ऐसी स्थिति हो कि कुछ इस हद तक का आलस होता है कि जैसे मान लीजिए कि भूख उसको बहुत तेज लगा है, बर्तन में खाना पीना सब कुछ है ना। वो दिमाग रूप से इतना, मानसिक तौर पर वो इतना पैदल होता है दिमाग से कि है ना, खाना निकाल कर नहीं खाएगा। समझ में आ रहा है ना। चीजें ये है, खाना परोस कर भी बगल में रखा हो तो वहां जाकर बैठकर खाएगा नहीं। वो ये सोचेगा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो खाना परोस कर मेरे आगे दे दे, कोई और अच्छे धार्मिक पुरुष हो तो खाना खिला भी दे। हाथ उठाने में भी दिक्कत होता है ना जी। वहां जाएंगे, उठकर जाने में भी दिक्कत होगा। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ना जो ध्यान दे हमारे ऊपर। तो इस हद तक का
कह लीजिए कि मानसिक तौर पर गिरा हुआ व्यक्ति ही आलसी कहलाता है। अब आप लोग खुद को अपनी आलसी आप लोग खुद को आलसी मत है ना कह दीजिएगा, क्योंकि आप लोग घर से उठकर चाहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोग घर से यहां उठकर आए हो, किसी भी कार्य को आप लोग देखिए थोड़ा बहुत आलस होता है, लेकिन वो आलस है आपका, आप लोग आलसी नहीं हो। अगर आलसी होते हैं ना तो भाई साहब है ना बोलते कोई धार्मिक टीचर नहीं है जो हमारे घर पर आकर पढ़ा दे, है ना। आप वहां से उठकर यहां आते ही नहीं साहब, बात समझ में आ रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं, 4 आलसियों की कथा है, यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा, बहुत हंसी आएगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। और देखिए चैप्टर तो पढ़ेंगे, इसके से साथ साथ की पॉइंट्स को लिखते चलेंगे जो एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके बाद की पॉइंट्स को लिखने के बाद एक बार पूरे के पूरे चैप्टर का क्या होगा, रिकॉल होगा। समझ में आ रहा है, पूरा रिवीजन, क्विक रिवीजन होगा। उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, पढ़ना शुरू करते हैं। जिस जिस स्टूडेंट के पास बुक है बुक निकाल कर देखिए और ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, घर में भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीजें होगा। चलिए सुनिएगा, अयम पाठ, ध्यान से सुनिए जिसके पास बुक नहीं है। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ये बोलते हैं क्या, अयम पाठ है, बोले तो यह पाठ जो है ना विद्यापति कृतस्य, बोले तो विद्यापति जी के द्वारा रचित। कृतस्य का मतलब क्या होता है, रचित, है ना। रचित का मतलब उसका रचना किया है, बनाया है उन्होंने, ठीक है, उसने लिखा है। तो इस ये बोला है क्या, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य, यह जो पाठ है, हाँ, विद्यापति जी के द्वारा रचित कथा ग्रंथ जो है, हाँ, वो पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है उसी से अंश विशेष वर्तते, बोले तो उसी का अंश विशेष है। अंश विशेष बोले तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जो है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। इसको और आसान करते हैं, देखिए विद्यापति जी नामक है ना एक भाई साहब, मैथिली भाषा के, किस भाषा के, मिथिला में मैथिली बोला जाता है ना, है ना। हमारे बिहार में आपको पता है मिथिला जो है, मिथिला में क्या बोला जाता है, मैथिली। तो जो मैथिली जो भाषा है, हाँ, उस मैथिली भाषा के सुपीरियर कवि हैं कौन, विद्यापति जी। अब विद्यापति जी संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा, मैथिली भाषा में नहीं। मैथिली भाषा में तो कई सारा लिखा ही है ना, रचनाएं वगैरह। इसकी संस्कृत भाषा में भी रचनाएं, संस्कृत भाषा का भी इसको ज्ञान था, इसको, विद्यापति जी को। तो विद्यापति जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। कौन सा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा ना, उसी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में ढेरों सारे कथाएं थी, ढेरों सारे कथाएं। उनमें से एक कथा अलस कथा था। समझ में आ रहा है ना, यानी कि अलस कथा जो हमारे चैप्टर में है ना, कहां से उठाया गया है, तो विद्यापति जी ने लिखा था पुरुष परीक्षा, उसी से चुराया गया है। ठीक है साहब, अच्छा। तो यहां ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बाबू पूछा जाता है। पहला, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, लिखते चलिए आप लोग, पुरुष परीक्षा, बातचीत नहीं, नामक ग्रंथ जो है, हाँ, इसके रचयिता कौन है, विद्यापति जी। इसके रचयिता विद्यापति जी हैं। बातचीत नहीं करेगा, इसके रचयिता है विद्यापति जी। एग्जाम में बाबू कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, विद्यापति जी किस भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, मैथिली भाषा के, ये भी आपको देखने को मिलेगा, मैथिली भाषा के।
ये मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवि या प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, माने जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि विद्यापति जी किस भाषा के कवि हैं, मुख्यतः मैथिली भाषा के। लेकिन याद रखिएगा, वो मैथिली भाषा में पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ नहीं लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये एग्जाम में बाबू कई बार आया है, इस बात को ध्यान में रखिए। यानी कि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ बताइए किस भाषा में लिखा गया है। मैथिली भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो ये भी आप याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया ग्रंथ, संस्कृत भाषा में लिखा गया। एकदम जिस प्रकार टीनी नोट्स बनाते हुए लिख रहा हूं बाबू, उसी प्रकार लिखना है। एक लाइन लिखेंगे, उनसे कई सारा ऑब्जेक्टिव उसी में पिरो देंगे अच्छे से। एक बार देखिएगा, लगेगा पूरा चैप्टर दिमाग में है। एग्जाम से पहले इसको जरूर की पॉइंट्स को देकर आइएगा, देकर जाइएगा। अब पूरा का पूरा एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो इस पाठ में विद्यापति द्वारा जो रचित है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ, उससे ही संकलित है। ठीक है साहब। तो अलस कथा जो पाठ है, ये किससे संकलित है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है अलस कथा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। अलस कथा पाठ जो है, अलस कथा पाठ जो है, ये किससे संकलित है साहब? इसमें आप संकलित लिखिएगा, ठीक है। संकलित देकर आपको क्या करना है? डायग्राम इस प्रकार बना देना है कि इसी से साहब संकलित है, उठाया गया है। ठीक है, अच्छा, बोले तो उसी से निकल कर आया यहां। नेक्स्ट, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। ये बोल रहे हैं क्या कि जो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ है ना, ये सरल संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? सरल संस्कृत भाषा में है। और ये विभिन्न मानव के गुणों का महत्व को कथा रूप में वर्णन करते हैं। मानव के जो भी गुण होते हैं, है ना, इसमें मानव के गुण इसमें वर्णित है। किस रूप में वर्णित है? कथा रूप में वर्णित है। वो तो कहानी के रूप में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है कि मानव में क्या गुण है, क्या अवगुण है। ठीक है साहब, अच्छा। तो ये संस्कृत भाषा में, वो भी क्या? सरल संस्कृत भाषा में। हाँ पे ना, सरल संस्कृत भाषा में पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया है। और इसमें मानव के विभिन्न गुणों का क्या है? वर्णन है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन है। बाबू एकदम यहां से ऑब्जेक्टिव उठकर आता है, का वर्णन है। एक एक ऑब्जेक्टिव यहां से नहीं भागेगा, एक भी नहीं, एकदम। तो इसमें पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में मानव के विभिन्न गुणों का क्या वर्णन है? भिन्न भिन्न प्रकार के मानव के जो गुण है, उसका क्या है? इसमें वर्णन है ना, जिक्र किया गया। ठीक है, अच्छा। और बोला जाता है कि दोषा नाम च निराकर नय शिक्षाम ददाती। ना केवल मानव के गुणों का इसमें वर्णन है, जो दोष है ना, दोष, अब अच्छाइयां जो है तो उसका जिक्र है ही, जो बुराइयां मानव में है, तो बुराइयां कैसे इंसान दूर कर सकता है अपने से? खुद के अंदर जो बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है। तो मानव के विभिन्न गुणों का तो वर्णन ही है, और साथ ही दोष निराकरण की भी शिक्षा देते हैं। तो कौन
कौन सा ऐसा कथा ग्रंथ है जिसमें मानव के गुणों का वर्णन है और तो और दोष निराकरण का, मानव के दोष निराकरण की शिक्षा भी देता है? कौन सा कथा ग्रंथ है ये? सर कौन सा है ना कथा ग्रंथ है, मैं पूछ रहा हूं। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ, समझ में रहा है ना? इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं जिसमें मानव का गुण की जिक्र किया गया और जो दोष है वो दोष का भी जिक्र किया गया। दोष को कैसे दूर किया जा सकता है ना? जो बुरी आदतें उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये इस बात का भी जिक्र है इसमें, समझ में रहे ना? बोले तो दोष निराकरण की भी शिक्षा देता है तथा दोष निराकरण की शिक्षा देता है। दोष, इसमें जोड़ दीजिए, निराकरण की शिक्षा देता है। ठीक है साहब, तो मानव के गुणों का वर्णन है, दोष निराकरण की शिक्षा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये बोल रहे हैं क्या? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। ये बाबू एग्जाम में कई बार आया फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, इतनी बार पूछा गया है कि मत पूछे कितनी बार पूछा गया है ना? विद्यापति लोकप्रिय डॉट 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 कवि आसित। विद्यापति जी लोकप्रिय कवि थे, किस भाषा के? मैथिली भाषा के। जो बात मैंने आपको यहां पर पहले लिख दिया, बस समझ में आ रही है ना? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, है ना? चलिए, ये लाइन कई बार आया एग्जाम में, यहां से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जो मैं पहले लिखा दिया आपको। बोले अपिच बहुना संस्कृत ग्रंथा नाम निर्मातापि विद्यापतिरा सेत। ये बोल रहे हैं क्या? इन्होंने, ये विद्यापति जी जो है मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि तो है ही है ना? इन्होंने बहुत सारे संस्कृत कथा ग्रंथ का निर्माण भी किया है, समझ में आ रहा है ना? मैथिली भाषा की कवि थे, ये संस्कृत भाषा में भी एक दो ने कई सारे ऐसा ग्रंथ का निर्माण किया है। और कई सारों में से संस्कृत भाषा में जो कई सारा ग्रंथ का निर्माण किया, उनमें से एक आपका कौन? पुरुष परीक्षा। किस भाषा में है साहब? संस्कृत भाषा में। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आगे सुनिएगा। बोले इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। ये बोले क्या? इसकी विशिष्टता संस्कृत भाषा में भी है। आप अगर ये कह दोगे कि केवल और केवल विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि हैं, तो यह कहना पूरी तरह से गलत बात होगा। ये है ना, संस्कृत भाषा में भी एक दो नहीं कई सारे कथा ग्रंथ लिखे हुए, कई सारी रचनाएं लिखे हुए। दैट मीन्स उसको संस्कृत भाषा का भी अच्छी तरह से क्या था? ज्ञान था। आए पिना, बहुत अच्छे। तो संस्कृत भाषा में भी इसकी विशेषता देखी जाती है, इसकी विशिष्टता देखी जाती है। तो विद्यापति जी का संस्कृत भाषा में भी विशिष्टता देखी जाती है, संस्कृत भाषा में भी विशेषता देखी जाती है। ठीक है, संस्कृत भाषा में भी विशेषता देखी जाती है। बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट कह रहे हैं क्या? प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। ये कह रहे हैं क्या कि ये जो प्रस्तुत पाठ है ना, इसमें आलस्य नामक, कौन सा? एक बात जान लीजिए, पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ, उसमें है क्या? सर मानव के गुण का जिक्र है, और जो दोष है दोष के निराकरण की जिक्र है, शिक्षा देते हैं उसमें। ये जो पाठ है कहां से उठाया गया है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से उठाया गया हमारा कौन? अलस कथा।
आलस कथा नहीं, अलस कथा। ये अलस कथा जो पाठ है, इसमें किस प्रकार के दोष के निराकरण की शिक्षा दे रहा है? आलस्य नामक दोष निराकरण की शिक्षा दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये जो अलस कथा पाठ है, उसमें किस प्रकार की दोष के निराकरण की शिक्षा देता है, दोष को खत्म करने की शिक्षा देता है ना? किस प्रकार की? आलस्य नामक दोष की निराकरण की शिक्षा देता है कि आलस जो है ना, उस आलस को कैसे खत्म कर सकते हैं, आलस को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसी आलस को, आलस नामक दोष के निराकरण की शिक्षा देता है, आलस को दूर करने की शिक्षा देता है। बात समझ में आ रहा है? यहां से भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो प्रश्न यहां से यह पूछा जाएगा कि जो अलस कथा जो पाठ है, हाँ सर, इसमें किस प्रकार की दोष निराकरण की शिक्षा देता है? आलस्य नामक दोष निराकरण की शिक्षा देता है। किस प्रकार का? आलस्य नामक दोष निराकरण की शिक्षा देता है। बातचीत नहीं बाबू, आलस नामक दोष निराकरण की शिक्षा देता है। हाँ फिर ना, अच्छा। और ये कहती है, और ये जो पाठ जो है आलस नामक दोष निराकरण की शिक्षा दे रहा है, और ये व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत है, व्यंग के रूप में, टीज जो करते हैं, इंग्लिश में बोलो टीज, इसको और आसान कर देते हैं। नहीं देखते हैं किसी की बुराइयां करते हुए शिक्षा देते हैं, नहीं, किसी को समझाते हैं आप कैसे, उसकी बुराइयां करते हुए आप समझाते हो उसको, इसी को बोलते हैं व्यंग करते हुए आप उसको समझा रहे हो, है डांटते हुए समझाते हो जो है ना, वो व्यंग करते हुए समझाते हैं, है ना। अक्सर पेरेंट्स हमारे ऐसे ही करते हैं, आपके गुरुजी भी ऐसे ही डांटते फटकार लगाते रहते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये जो दोष निराकरण की जो शिक्षा दे रहा अलस कथा नामक पाठ में, वो आपका किस रूप में वर्णित है, किस रूप में? व्यंग के रूप में दोष निराकरण की शिक्षा दे रहा है। बोले तो बोले पूरा का पूरा पाठ है ना साहब, ये पूरा का पूरा पाठ व्यंग्यात्मक रूप में, किस रूप में? व्यंग्यात्मक रूप में, एकदम बुराइयां करते हुए है, आलसियों की, आलस्य की बुराइयां करते हुए है इसमें दिया हुआ, बोले तो व्यंग के रूप में है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। आपसे पूछा जाएगा अलस कथा पाठ किस रूप में वर्णित है, किस रूप में? व्यंग्यात्मक रूप में। व्यंग्यात्मक रूप तो आप तो समझते ही हैं, है ना, बोले तो डांट लगाते हुए, फटकार लगाते हुए, समझ में रहना, हाँ, थोड़ा रूड होकर बोलते हुए। चलिए, कथा प्रस्तुत है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। भाई साहब, ये 2026 से 25 में यह लाइन उठकर आया है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। नीतिकार जो लोग होते हैं ना, वो आलस को रिपु रूपम मानते हैं। रिपु रूपम बोले तो शत्रु। जो भी अच्छे लोग होते हैं, नीतिकार लोग होते हैं, जो नीति के अनुसार चलते हैं, वो आलस को शत्रु मानते हैं अपना, कि हमारा इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये लाइन भी एग्जाम में उठकर आता है, कई बार बाबू उठकर आता है ना। पहली लाइन इसमें ये कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, ये आप याद रखिएगा। बस पढ़िए नहीं इसको जी। विद्यापति, ये आप लाइन दिमाग में फिट कर ले, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मैथिली कवि, हाँ, विद्यापति मैथिली कवि, सॉरी, विद्यापति लोकप्रिय कहां चला गया जी? इसको देखिए, आगे पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं, संस्कृत में सब चलता है, हिंदी में नहीं चलेगा आपका, इंग्लिश में भी नहीं चलेगा, लेकिन संस्कृत की खासियत यह है कि वर्ड को अगर आप आगे पीछे भी लिख दोगे, किसी भी वर्ड को कहीं भी एडजस्ट कर दोगे उस सेंटेंस में, मीनिंग उसका सेम होता है,
गलत नहीं माना जाता है। आसित मतलब थे। विद्यापति लोकप्रिय बोले तो लोकप्रिय। मैथिली कवि आसित बोले तो मैथिली भाषा के कवि थे। आसित बोले तो थे। बात समझ में आ रहा है? एक लाइन बाबू ये याद रखिएगा और दूसरी लाइन ये दोनों लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एग्जामिनर ने कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है। नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मन्यते मन्यते। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। शत्रु बोले तो दुश्मन। नीतिकार लोग, साथ साथ कॉपी रखिए, नीतिकार लोग आलस्य को, किसको? आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं जी? शत्रु मानते हैं। बिल्कुल सही बात। लिख ले इसका। लेखक परिचय आप ये पात्र का आपका परिचय में इतने सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। एक बार रिवीजन करें क्या? एक बार रिवीजन करने दीजिए। अलस कथा, मुझे बताइएगा, अलस कथा जो पाठ है वो कहां से संकलित है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। और उसके पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन? विद्यापति जी। विद्यापति जी मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के। क्या वो संस्कृत नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है पुरुष परीक्षा? नहीं, अनेक प्रकार के संस्कृत भाषा में कथा ग्रंथ लिखे। हाँ पिना बोले तो संस्कृत भाषा में भी इसकी विशेषता देखी जाती है। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, ये पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है? सरल संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? सरल संस्कृत भाषा में, एकदम आसान संस्कृत भाषा में है। ऐसा नहीं कि टिपिकल वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एकदम आसान संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है उसमें किनके गुणों का वर्णन है? मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन है। और अलस कथा किसकी निराकरण की शिक्षा देता है? दोष निराकरण की शिक्षा देता है। जो बुराइयां हमारे अंदर है उसका निराकरण कैसे करे इसकी शिक्षा देता है। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, ये अलस कथा जो पाठ है कहां से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ये अपन लोग जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, अलस कथा पाठ जो है, ये अलस कथा पाठ में किस प्रकार के दोष की निराकरण की शिक्षा देता है? आलस्य नामक दोष निराकरण की शिक्षा देता है। हाँ पिना, आलस नामक दोष। अच्छा, अलस कथा पाठ किस रूप में वर्णित है? व्यंग्यात्मक रूप में। जितनी बात मैं लिखा हूं सारे सब्जेक्टिव उठ कर आएगा, आ चुका है, और इनसे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, इसकी पूरी गारंटी है। व्यंग्यात्मक रूप में वर्णित है, व्यंग के रूप में। नेक्स्ट, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। ये लाइन कई बार आया है, यहां आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछ लिया जाता है। कई बार, आप जितनी बार सोच भी नहीं सकते उनसे भी ज्यादा कई बार रिपीट किया गया है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी लाइन, नीतिकार आलस्यम रिपुरिपुम मन्यते। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? रिपुरिपुम बोले तो शत्रु, कि आलस हमारा सबसे बड़ा क्या है? शत्रु। बात समझ में आ रही है? मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, इसका अर्थ होता है ना, आसित का मतलब थे होता है। मैंने बोला था सेंटेंस में वर्ड आगे पीछे भी हो जाए तो फिर क्या, उसका मीनिंग सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री का अर्थ है वीरेश्वर नामक मंत्री मिथिला में थे। ठीक है साहब, चलिए, तो कौन सा मंत्री? वीरेश्वर नामक। तो यहां से प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार आया हुआ है। वीरेश्वर नामक वीरेश्वर नाम का मिथिला में क्या था? ये मंत्री था। ये ध्यान में रखिएगा, ये राजा नहीं है, मंत्री है।
मिथिला का मंत्री था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सुनिएगा। सच स्वभावाद दानशील कारुणिक्श्च सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथेभ्यश्च प्रत्यहिं मिच्छा भोजनम दापयति। देखिए, वीरेश्वर नामक जो मंत्री था ना मिथिला में, वो क्या करता था, सुन लीजिए, वो पहले ये जान लीजिए, वह स्वभाव से ना दानशील और कारुणिक था। कैसा था? दानशील और कारुणिक। देखिए एग्जाम में आ चुका है, वीरेश्वर नामक जो व्यक्ति जो था, मंत्री जो था, वो स्वभाव से क्या था? दानशील और कारुणिक। कारुणिक का अर्थ होता है करुणा भाव था उसमें, दया भाव जिसको बोल सकते हैं आप, है ना, और आसान कर दो तो दया भाव। तो वीरेश्वर नामक जो मंत्री जो था, उसके अंदर दया भाव था, एकदम कारुणिक था और दानशील भी था। बोले तो दान वगैरह करते रहते थे, है ना, कि कोई भी देखता था गरीब वगैरह, उसको दया आ जाती थी, है ना। तो कह लीजिए कि दया भावना उसके अंदर था, कारुणिक था, और वो दानशील थे, बोले तो दान दिया करते थे। ठीक है साहब, तो स्वभाव से वीरेश्वर नामक मंत्री कैसा था? दानशील और कारुणिक। एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो ये जो है ना सर, स्वभाव से कैसे, हाँ, स्वभाव से अगर बात किया जाए तो स्वभाव से ये दानशील और कारुणिक थे। एकदम इसी प्रकार टीनी नोट्स बनाइए, है ना। एक बार इसको देखिएगा ना, केवल वर्ड्स को, आपको पूरा चैप्टर लगेगा दिमाग में ही है। मेन मेन पॉइंट आपका यहां पर ही है, इसको लिखना मत भूलिएगा। लास्ट टाइम में केवल एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिएगा, लगेगा सब पूरा चैप्टर यहां दिमाग में है फिट। स्वभाव से दानशील और क्या था? कारुणिक। कारुणिक भी इसमें जोड़ ही लीजिए आप। है बातचीत बोले नहीं करने, दानशील और कारुणिक थे। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य, मतलब जितने भी दुर्गति प्राप्त लोग हैं, दुर्गति प्राप्त बोले तो विकलांगे वगैरह वगैरह, समझ में आ रहा है, जो कह लीजिए कि खुद कमा नहीं सकते हैं, ऐसे लोग जिसको दुर्गति प्राप्त लोग है, कोई ना कोई विकार दे दिया भगवान जी ने उसको, है ना, समझ में आ रहा है ना। बोले तो लूला है, लंगड़ा है, भाई साहब सब उसी में समा गया। उनमें जो आलसी जो है वो भी दुर्गति प्राप्त ही लोग हैं, समझ में आ रहा है। जिसको दुर्गति प्राप्त है, बोले तो खुद अपने हाथ पांव से बोले तो वर्क नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता है पैसा, तो उन लोगों की बात हो रही है। तो दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य, वैसे बच्चे जिसके माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, समझ में आ रहा है, उन लोगों को भी, है ना, जो दुर्गति प्राप्त लोग हैं, लूले लंगड़े बोल लीजिए, और वैसे बच्चे जो अनाथ हैं, उन बच्चों को भी और आलसियों को भी प्रत्येक दिन प्रतिदिन वो मिच्छा भोजनम कराते थे। बोले तो इच्छा भोजन कराते थे कि जितना खा सकते हो बाबू खा लो, इच्छा भोजन कराते थे, है ना, अब बढ़िया भोजन कराते थे, समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी अनाथ लोग थे, जितने भी दुर्गति प्राप्त लोग थे, जितने भी आलसी लोग थे, सबको वीरेश्वर नामक मंत्री ने इच्छा भोजन डेली वो कराते थे, डेली, है ना। सोचिए, स्वभाव से इतने वो कारुणिक थे, ना केवल स्वेच्छा इच्छा भोजन कराते थे, तमन मध्य आलसे भ्यस अपन वस्त्रे दापयति, ना केवल वो इच्छा भोजन कराते थे, उसको अन्न तो उपलब्ध कराते ही कराते थे और वस्त्र भी उपलब्ध कराते थे। अन्न, इच्छा भोजन करा दिया, उसके बाद कुछ अन्न, कुछ कह लीजिए कि अनाज वगैरह हो गया, और कुछ उसको वस्त्र वगैरह दान में दे देते थे। मंत्री थे तो पैसा तो होगा ही, समझ में आ रहा ना। देखिए इतना जरूर पैसा था कि वो इतना जरूर पैसा था कि वो लोगों को इच्छा भोजन करा सके, समझ में आ रहा ना।
जो भी अनाथ लोग थे, जो भी दुर्गति प्राप्त लोग थे, जो भी आलसी लोग थे, उसको इच्छा भोजन कराते थे। ना केवल इच्छा भोजन कराते थे, बाबू उसको दान में अनाज वगैरह भी देते थे और वस्त्र भी, कपड़ा वगैरह भी दान में देते थे। सोचिए कितना बढ़िया काम करते थे वो। हाँ फिर ना, तो वीरेश्वर नामक मंदिर बताइए, अच्छा था या फिर नहीं था? अच्छा था ना। अच्छा, आइए जिसको जाना है जा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से लिखते चलिएगा आप कि वीरेश्वर नामक जो व्यक्ति जो था दानशील और कारुणिक था, और ये जो है ना प्रतिदिन मिच्छा भोजन कराता था, इच्छा भोजन कराता था। दुर्गति प्राप्त हो या फिर अनाथ हो, लिखते चले फटाफट, अनाथ हो या फिर आलसी हो, आलसियों को, इन सभी को वो क्या कराते थे? इच्छा भोजन कराते थे। लिखते चले, इच्छा भोजन कराते थे। इच्छा भोजन तो कराते ही थे, वो प्रतिदिन इच्छा भोजन कराते थे, याद रखिएगा। डेली, प्रतिदिन, क्या महीना में एक बार भोजन कराते थे? नहीं सर, प्रतिदिन भोजन कराते थे। सोचिए कितना खर्च उसको होता होगा है। और तो और इसको ना अन्न और वस्त्र भी देते थे दान में। दान में बातचीत कौन कर रहा है? लिख रहे हो? अभी बताते हैं। दान में अन्न और वस्त्र देते थे। क्या केवल अन्न देते थे? नहीं, वस्त्र भी देते थे। ये भी एग्जाम में आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा। समझ में आ रहा ना? इच्छा भोजन कराते थे, ठीक है ना? ये तो, और जब इच्छा भोजन कराते थे तो जानते हैं, अब कोई भी अगर आप ही के गांव में मान लीजिए ना, इच्छा भोजन अगर कोई कराएगा, अन्न और वस्त्र देगा, जो भी है ना, कह लीजिए कि दुर्गति प्राप्त लोग हैं या अनाथ लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं, आलसी लोगों को जो कुछ काम नहीं कर सकते, उसको भोजन वो कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में भी रहेगा, फ्री का भोजन कराएगा, तो आपको नहीं लगता है गांव के भी कुछ ढोंगी वगैरह भी वहां जाकर इकट्ठा हो जाएंगे इच्छा भोजन करने के लिए? हाँ ये फिर ना करेंगे ही फिर नहीं। कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे जो ढोंग रचाते हुए बोलेंगे मेरे पापा मम्मी नहीं है, जबकि पापा मम्मी है उनका। समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसे होंगे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी चले जाएंगे, है ना, कि कोई भी नहीं है देखने वाला। समझ में आ रहा है? बेटों ने घर से निकाल दिया, पुतों ने घर से निकाल दिया। समझ में आ रहा है ना? वहां जाकर इच्छा भोजन वो करने लगेगा। हाँ पे ना, कुछ इसी प्रकार की चीजें होना शुरू हो गया। जब वीरेश्वर नामक मंत्री इच्छा भोजन कराते थे मिथिला में, तो सबके सब पहले तो स्टार्टिंग में दुर्गति प्राप्त लोग, अनाथ लोग, आलसी लोग भोजन करते थे। और जब ऐसी स्थिति देखने लगा कि इन लोगों को फ्री में भोजन मिलना शुरू हो गया, कपड़े वस्त्र वगैरह मिलना शुरू हो गया, है ना, तो देखिए क्या क्या होना शुरू हो गया। ये बोले क्या? निर्गति नाम च सर्वे साम आलस प्रथम मता किंचन किंचन क्षमते कर्तुन जाट रेना अपि वहन्ना। ये बोल रहे क्या? अब बोले सर एक बात तो समझ में आता है यहां पर कि दुर्गति प्राप्त लोगों को भोजन कराते, समझ में आता है। जो विकलांग है सर, चल नहीं पाता, कुछ कमा नहीं पाता, उसको भोजन कराता है, समझ में आता है। अनाथ है जो, जिसके मम्मी पापा नहीं है सर, है ना, तो उसको भोजन कराया, समझ में आ रहा है। आलसियों को क्यों भोजन करा रहे सर? हाँ? इनको तो हाथ पांव वगैरह सब कुछ है, भगवान ने जी ने दिया है। फिर आलसियों को कौन आलसियों को क्यों भोजन करा रहा है ना? उसको तो पीट पीट कर काम कराना चाहिए। हाँ ये ना, इसको भोजन क्यों करा रहे? तो सुनिएगा, एक श्लोक है, आपके इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलते हैं निर्गति नाम च सर्वे सामलसः प्रथमो मतः। ये बोले क्या? जितने भी निर्गति प्राप्त लोग हैं ना,
जितने भी दुर्गति प्राप्त लोग हैं ना, जिन जिन लोगों को भगवान ने कोई ना कोई विकार दे दिया है, कोई ना कोई बीमारी दे दिया है ना, उन सब में से सबसे प्रथम स्थान पर जिसकी निर्गति, जिसकी दुर्गति सबसे सबसे खराब है, उनमें से पहला स्थान पर आता है आलसी। बोले सर आलसी है ना, जिसका हाथ पांव वगैरह सब सब है, उसके बावजूद भी देखिए बात को समझ लीजिए बाबू, उसका हाथ पांव वगैरह वो ये अलग चीजें हैं, लेकिन मानसिक तौर पर है, मानसिक तौर पर वो बहुत ज्यादा कह लीजिए कमजोर व्यक्ति हैं, कुछ सोच ही नहीं पाता, एकदम कुछ भी काम नहीं करेगा वो, मानसिक तौर पर कह लीजिए विकसित दिमाग का है ही नहीं। समझ में आ रहा ना। अब जो विकलांग वगैरह है तो दिमाग सही तरीके से उसका वर्क करता है, लेकिन आलसी वगैरह का दिमाग वर्क नहीं करता है। शरीर भले ही वर्क करता हो लेकिन दिमाग एकदम स्लो काम करता है। बात समझ में आ रहा है ना। उनको लगता है बैठे ही रहना बहुत बेहतर है, और वो इस हद तक की स्थिति उसकी खराब होती है आलसियों की। अभी जो बोला ना, जितने भी निर्गति प्राप्त लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी हुई होती है? आलसियों की। निर्गति प्राप्त लोगों में प्रथम स्थान पर किसे रखा जाता है? आलसियों को। ये एग्जाम में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति इस हद तक बाबू खराब होती है, किंचिन क्षमते कर्तुम जाटरेना अपि वहिन्ना। उसकी स्थिति इस हद तक खराब होती है कि उन लोगों को जानते हैं, जाट रेना अपी वहिन्ना का मतलब समझते हैं, पेट में आग लगी हो, भूख ऐसी कि पेट में आग लग रही हो, फिर भी वो भाई साहब कोई भी कार्य वो नहीं करेगा। स्थिति इस हद तक की खराब होती है। अब कोई विकलांग वगैरह अब बोले सर चिल्लाए विल्लाएगा भी नहीं, चिल्लाए विल्लाएगा भी नहीं, शांत बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है? बोले सर पेट में आग लगा है, फिर भी समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करेगा। अब बताइए जो दुर्गति प्राप्त लोग हैं, विकलांग वगैरह भी हो, दिमाग अगर उसका काम कर रहा है, समझ में, दिमाग अगर उसका काम कर रहा है, भूख लगी तो भूख 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 चिल्लाना शुरू कर देता है वो। लेकिन आलसी लोग के साथ कंडीशन एकदम अलग है। पेट में आग भी लगी हो ना, फिर भी उठकर पानी तक नहीं पिएगा वो उठकर पानी तक नहीं पिएगा। सोचिए इस हद तक की स्थिति उसकी खराब होती है ना। इसको बाबू आलसी बोलते हैं। बगल में खाना रखा हुआ हो, है ना, उसको लगेगा कोई है ना ला कर दे दे खाना, यहाँ बैठा हुआ पड़ा हुआ लेटा हुआ, खाना ला कर दे दे, यहां तक कोई अच्छे पुरुष हो तो खिला भी दे मुंह में। समझ में आ रहा है ना। इस हद तक भी स्थिति उसकी खराब होती है। सोचिए आलसी लोगों की स्थिति कितनी दयनीय होती है। इसलिए ही तो कहा जाता है ना, आलसी को प्रथम स्थान पर रखा जाता है। आलसियों कहां है पिना, तो निर्गति प्राप्त लोगों में प्रथम स्थान पर कौन? आलसी। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, यहां लिखिएगा। निर्गति प्राप्त लोगों में प्रथम स्थान पर आलसियों को रखा जाता है। आलसियों को रखा जाता है। क्यों भाई साहब रखा जाता है? क्योंकि इसको पेट में भाई साहब आग भी लगा हो ना, फिर भी ये उठकर भोजन नहीं करेगा। ये कोई सोचेगा कि कोई मुझे भोजन ला कर दे दे, कोई कार्य नहीं करेगा साहब। आग बोले तो भूख लगी हो, फिर भी ये कार्य नहीं करेगा, फिर भी यह कार्य नहीं करेगा। आप लोग देखते हैं ना, जिसको सर है ना, कह लीजिए जिसके घर में या फिर
जो भी व्यक्ति हो, अगर भूखे रहते हैं ना तो बहुत तेज भूख लगती है, अगर उसको क्राइम भी करने के लिए दे दिया जाता है ना, आप लोग देखते हैं कि क्राइम को भी वो है ना पेट भरने के लिए एक्सेप्ट कर लेते, क्राइम करने के लिए भी तैयार हो जाते है ना। लेकिन आलसियों में ऐसी स्थिति नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्थिति किसकी खराब हो गई? आलसियों की। बात समझ में रहना। नेक्स्ट कहा जाता है ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्टा लाभाम श्रुत्वा वह स्तुतंद परिमार्ज मृजास्त्र वर्तुलिप वर्तुलिप भूवुः यतः। ये कहते हैं क्या, एक काम करते हैं, इसको आगे करते कंटिन्यू।